Hello students, welcome back to our YouTube channel Taksha Academy. Today I am going to start with the part 2 of chapter number 1, that is nature and significance of management. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले जाकर आप हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, सो दैट ये जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको इसका बेसिक समझ में आ जाएगा और उसी के बेस पे आपको फर्दर आने वाले पार्ट इजिली समझ आ जाएंगे। और एक चीज और बता दूं, पार्ट 1 में मैंने आपके लिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए एक मेमोरी टिप दी थी। उस मेमोरी टिप की हेल्प से आप फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इजीली लर्न कर लोगे। तो क्या थी वो मेमोरी टिप? वो मेमोरी टिप थी CID's ऑल मैनेजमेंट फीचर इज टू गुड। इस मेमोरी टिप से हमारे जितने भी 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। देखो मैं बताती हूँ कैसे। CID's ऑल मैनेजमेंट फीचर इज टू गुड। C for management is a continuous process. I is intangible force. D से dynamic. तो ये तो हो गया हमारा CID. C for continuous process, I for intangible force, D for dynamic. CID is next है all. All से आता है हमारा फीचर all pervasive. 4 फीचर्स हो गए all pervasive। उसके बाद CID is all management. मैनेजमेंट का हम लेंगे कैपिटल M। तो M से क्या है हमारा फीचर? मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद इज टू गुड। टू गुड से हमें क्या लेना है? 2 times G। 1 G इज फॉर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, अदर G इज फॉर ग्रुप एक्टिविटी। तो देखा आपने किस तरीके से इस मेमोरी टिप से हमारे 7 फीचर्स इजीली हमें समझ में आ गए। मेमोरी टिप हमें कैसे याद रखनी है? CID's ऑल मैनेजमेंट फीचर इज टू गुड। इससे हमें 7 के 7 फीचर्स इजीली लर्न हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं अपने आने वाले पार्ट में भी अपना बिजनेस स्टडी को मेमोरी टिप के थ्रू ही पढ़ाऊंगी, सो दैट आपको इजीली सारे फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशन, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको इजीली लर्न हो जाएगा। और ये जो मैं नोट्स आपको बोर्ड पर करवा रही हूँ ये प्लीज़ आप साथ साथ नोट जरूर करते रहिएगा, सो दैट एग्जाम में जब आप लर्न करने बैठोगे तो बुक्स में जो बहुत हैवी लैंग्वेज यूज़ की होती है, यहाँ पर मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे लर्न करने में। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट 1 में हमने मैनेजमेंट क्या होता है वो डिस्कस किया था। अब आपको उसका बेसिक समझने के लिए पार्ट 1 पर जाना जरूरी है। तो नेक्स्ट हम आते हैं इस आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब जो हमने मैनेजमेंट पढ़ा था उसको करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव की अगर मैं हिंदी मीनिंग में जाऊं तो उसको करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? देखो हर काम को करने के पीछे हमारा कुछ मोटिव, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट को करने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है ये हमें जानना है। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स को टोटल हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आइए 1 बाय 1 इन ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताना चाह रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहां से निकला है? रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। ये जरूर आपने नोट्स में लिखा करो, जो भी मैं साथ साथ आपको समझाने के टाइम पर बता रही हूँ या जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बोर्ड पर लिख के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव जो किस चीज से रिलेटेड है? रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। मैनेजमेंट का ऐसा ऑब्जेक्टिव जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुलफिल करना है। देखो अब कौन सा ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुलफिल करने हैं? नंबर 1 इज सर्वाइवल, नंबर 2 इज प्रॉफिट, नंबर 3 इज ग्रोथ। इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इन तीनों पॉइंट को समझाऊंगी। उस एग्जांपल के थ्रू आपको सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ तीनों इजिली समझ आ जाएंगे और उस एग्जांपल के बेसिस पे आपको इनकी एक्सप्लेनेशन इजिली फिर समझ में आ जाएगी। देखो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने रिसेंटली कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप जानते हैं कि इनिशियली बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आना थोड़ा टफ है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या चाहूँगी कि एटलीस्ट मेरे इतने कस्टमर्स आ जाएं कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिजनेस को लेके मार्केट में सर्वाइव कर सकूं।
सर्वाइव का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन एटलीस्ट हो कि मैं ये सोच सकूं कि मैं आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकती हूँ। भाई ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही लॉस में जा रहा है। लेट सपोज मेरी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट लेट से 1 लाख, तो एटलीस्ट 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हमारी आनी चाहिए वापसी। जो हमने 1 लाख लगाया था एटलीस्ट वापस 1 लाख तो उसके सेल्स से आ जाए। अगर ज़्यादा नहीं आ रहा उस पर, मतलब अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट इतना आ जाए जिसमें मैं सर्वाइव कर सकूं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वाइवल, कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी है अगर एटलीस्ट उतना भी रिटर्न आ रहा है तो मैं बोलूंगी कि मैं अपने बिजनेस में सर्वाइव कर रही हूँ। नेक्स्ट इज प्रॉफिट का पॉइंट आता है। प्रॉफिट हमें क्या कहता है कि जितनी की हमने इन्वेस्टमेंट करी है उससे ऊपर हमें रिटर्न मिलना चाहिए। लेट सपोज अपने बिजनेस में मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, एटलीस्ट 1,50,000 अगर मेरे पास आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कम किया था, रिटर्न ज्यादा आ रहा है, तो जो 50,000 का मार्जिन है वो हो गया मेरा प्रॉफिट। तो सबसे पहले मेरे लिए क्या जरूरी है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस में सर्वाइव कर लूं। यानी अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करा है तो मुझे इन रिटर्न 1 लाख मिल जाए। उससे अगला क्या है मेरा नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव करूं तो नेक्स्ट है मेरा प्रॉफिट, कि अब सेकेंड ईयर में एटलीस्ट अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ मुझे 1,50,000 मिलना चाहिए। भाई मैं इतने टाइम से इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे रही हूँ, इतना टाइम इतने एफर्ट में दे रही हूँ, तो कुछ प्रॉफिट जनरेट तो होना चाहिए। सर्वाइवल क्लियर हो गया कि एटलीस्ट इतना कुछ आना चाहिए रिटर्न जिससे मैं सर्वाइव कर सकूं। नेक्स्ट प्रॉफिट, जितना इन्वेस्ट करा उससे ज़्यादा आना चाहिए। उसके बाद पॉइंट आता है ग्रोथ। मेरा प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, मेरे बिजनेस से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद बात आती है ग्रोथ की। मुझे अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड इन टर्म ऑफ लेट से नंबर ऑफ ब्रांचेस लगा देना, या मान लो अपने बिजनेस में मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही थी, अब मैं देखूँ कि मेरे पास तो भाई बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है, तो क्यों ना मैं डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्शन बना लूँ। डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, लेट सपोज मैंने गारमेंट का काम स्टार्ट किया था और मैंने स्टार्ट करा था चिल्ड्रन गारमेंट से, तो अब मैं देख रही हूँ कि चिल्ड्रन गारमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो क्यों ना मैं गारमेंट में ही लेडीज सेक्शन और मेन सेक्शन भी रख लूँ, सो दैट मैं ग्रोथ कर सकूँ। या कोई अगर मान लो कि मेरी एक जगह मैंने सेटअप लगा रखा है, मेरा बिजनेस, मेरी शॉप किसी एक जगह पे है, तो क्यों ना मैं इसकी ब्रांच कहीं और भी डाल दूँ, जिससे कि मुझे डबल प्रॉफिट हो जाएगा, एक इस ब्रांच से और दूसरा सेकंड ब्रांच से। तो समझ आया आपको, सर्वाइवल मतलब एटलीस्ट इतना है जिससे मैं सर्वाइव कर सकूं। प्रॉफिट मतलब जितना इन्वेस्ट करा उससे ज्यादा रिटर्न आना चाहिए। और ग्रोथ मीन्स अगर अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे अपने बिजनेस को अब एक्सपैंड करना है। तो आइए अब इनकी डिटेलिंग देखते हैं। एग्जाम्पल तो हमें समझ आ गया है। देखिए, सर्वाइवल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। एक ऑर्गेनाइजेशन को इनफ रेवेन्यू अर्न कर लेने चाहिए सो दैट वो सर्वाइव कर सके। ऐसा ना हो कि भाई हमने इन्वेस्ट तो 1 लाख कर दिए और हमें रेवेन्यू आ रहा है 50,000 का, तो ये तो 50,000 का हमें लॉस हो गया। तो अगर मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करूं कि अगर हमने इन्वेस्ट करे हैं 1 लाख, तो हमारा रेवेन्यू एटलीस्ट 1 लाख तो आना चाहिए। ठीक है, देखो फिर करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू। एक ऑर्गेनाइजेशन को इनफ रेवेन्यू अर्न करने चाहिए टू कवर कॉस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ताकि वो एटलीस्ट अपनी कॉस्ट तो कवर कर ले। कॉस्ट अगर उसने 1 लाख लगाई है एटलीस्ट वो तो कवर हो जाए अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा तो, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ताकि वो सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट इनफ फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मेक्स प्रॉफिट इनफ प्रॉफिट भी अर्न करना है फॉर कवरिंग कॉस्ट, ताकि हमारी सारी कॉस्ट कवर हो जाए, एंड रिस्क ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस में बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, तो उन रिस्क से लड़ने के लिए हमारे पास इनफ प्रॉफिट होना चाहिए सो दैट इस ईयर में मैंने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो मैं आगे आने वाले रिस्क में यूज कर सकूं। तो प्रॉफिट किस लिए नेसेसरी है, इनफ प्रॉफिट फॉर कवरिंग कॉस्ट कवर कर लें, और फ्यूचर में अगर कोई रिस्क आ रहा है बिजनेस में तो वो भी हमें कवर करके चलना है। और थर्ड पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का, ग्रोथ। तो मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
अब एक मैनेजमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पोटेंशियल को भी एकदम लेके चलना है कि भाई अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे सही टाइम पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लेना चाहिए, ग्रो कर लेना चाहिए, सो दैट मुझे और अच्छे से प्रॉफिट जनरेट हो। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। और ये 1 बाय 1 स्टेप होता है। सबसे पहले इन जनरल, सबसे पहले एक बिजनेस में सर्वाइवल होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर ग्रोथ होगा। एक्सेप्शंस हमेशा हर जगह पे होते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने बिजनेस स्टार्टअप करा और हमें इनिशियली ही प्रॉफिट आने लग गए, बट इन जनरल सबसे पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट एंड लास्ट में ग्रोथ। अब नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारा रिलेटेड टू सोसाइटी। अब जिस सोसाइटी में लेट्स से मेरी शॉप है, मेरा बिजनेस है, अब उस सोसाइटी के लिए भी मेरी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं जो मुझे फुलफिल करनी है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मुझे फुलफिल करना है सो दैट मेरा जो बिजनेस है वो अच्छे से फुलफिल हो, अच्छे से फ्लरिश हो। तो ये हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में काउंट होता है। तो देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। हमें क्या करना है, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट क्रिएट करना है। जिस सोसाइटी में रहकर हम काम कर रहे हैं उस सोसाइटी के लिए भी अगर हम कुछ बेनिफिट क्रिएट कर दें तो हमारा जो बिजनेस है वो इजिली ग्रो कर जाएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस उसी सोसाइटी का पार्ट है। तो देखिए क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, द फर्म मस्ट फुलफिल इट्स सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी। एक फर्म को जो डिफरेंट सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके प्रति अपने सोशल ऑब्जेक्टिव जरूर फुलफिल करने चाहिए। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है सोसाइटी के, कंज्यूमर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट। कंज्यूमर से स्टार्ट करते हैं। तो कंज्यूमर के लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। लेट्स से आप किसी शॉपकीपर के पास गए कुछ गुड्स परचेज करने, अगर वो शॉपकीपर आपको कोई गुड इंफीरियर क्वालिटी यानी घटिया क्वालिटी का दे रहा है और प्राइस भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो क्या आप कभी उस शॉपकीपर के पास दोबारा जाएंगे? आंसर इज नो। आप उस शॉपकीपर के पास दोबारा कभी नहीं जाएंगे। तो एज अ बिजनेसमैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करें। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यानी क्वालिटी भी अच्छी हो और कॉस्ट भी कम से कम हो, इससे हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें हम सोसाइटी में रहकर ही काम कर रहे हैं तो हमें काम कुछ इस तरीके से करना है, अपने एनवायरनमेंट, अपने एटमॉस्फेयर को ध्यान में रख के कि भाई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ऐसा कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे सोसाइटी को कुछ हार्म पहुंचे। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के लिए भी हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। एम्प्लॉय के लिए क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उनको फेयर रिम्यूनरेशन यानी फेयर वेजेस प्रोवाइड करना, कि अगर जितना वो काम कर रहे हैं उसके बदले उनकी मेहनत का जितना पैसा बनता है वो उन्हें जरूर देना। लास्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए हम क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर रहे हैं जो टैक्स के लिए लायबल है, तो हमें टैक्स जरूर पे करना है गवर्नमेंट को। तो ये कुछ एग्जांपल थे कि कैसे हम कंज्यूमर, एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट के लिए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें तीनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रख के अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करना है। लास्ट ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव कई बच्चों को लगता है पर्सनल मतलब एक एंटरप्रेन्योर के खुद का ऑब्जेक्टिव, बट पर्सनल ऑब्जेक्टिव डजंट मीन कि एक एंटरप्रेन्योर के खुद का ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सन्स का ऑब्जेक्टिव। देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर पर्सन्स इन द organization, that is employees। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी, उनकी तरफ भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमने परफॉर्म कर दी, सोसाइटी के लिए भी कर दी, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी तो हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं उनका हमें कैसे ध्यान रखना है। देखो management has to reconcile personal goals of individual with organization objective for harmony in the organization। मैनेजमेंट को क्या ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के साथ साथ हमें पर्सनल गोल भी अचीव करने हैं
सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी बनी रहे। हार्मनी का क्या मीनिंग है? हार्मनी मीन्स एकता। एकता वर्ड समझते हो? हार्मनी तो क्या है कि मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के पर्सनल गोल का ध्यान भी हमें रखना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी यानी एकता बनी रहे, कुछ डिस्प्यूट्स ना हो। अब बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। अब एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज एम्प्लॉयज हैं, किसी एक वर्क एरिया में अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेट से एक रूम में अपना काम कर रहे हैं। अब सोचिए वो लोग जिस रूम में काम कर रहे हैं वहां पे ना तो प्रॉपर लाइटनिंग है, ना तो फैन है, ना तो प्रॉपर वेंटिलेशन है, वहाँ की पुअर वेंटिलेशन है, बिल्कुल अंधेरे में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो सोचो कैसे वो काम कर पाएंगे और उनकी हेल्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हमने उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, साथ में उनका मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, सब कुछ ध्यान रखना है। हमें ये देखना है, मान लीजिए कि अगर किसी एम्प्लॉय को पैसों की ज़रूरत है एडवांस में, तो हमें उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, सो दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो हैप्पी रहेंगे, और अगर वो हैप्पी रहेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से फुलफिल होगा। तो समझ आया है आपको? ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के, जो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट को फुलफिल करने चाहिए, तभी हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें 3 पार्ट थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सोसाइटी के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इन तीनों पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एडअप करके हमारे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो ईजिली आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और आपने देखा कि मैंने कितनी ईजी लैंग्वेज में और कितने शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपके पास बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, डिफरेंट राइटर्स की बुक है, उससे आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं, मेरी वीडियो से समझ सकते हैं, और लास्ट में ये नोट्स आप जरूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपको ईजिली पूरा कंटेंट लर्न हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। देखो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, वो हमें समझना है। देखिए मैंने आपको बताया था मोस्टली मैं आपको इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशन ये सब मैं आपको मेमोरी टिप के थ्रू कराऊंगी। अब देखिए इसकी क्या मेमोरी टिप है, ये हमारी मेमोरी टिप है जिसमें हमें यूज करना है। मेमोरी टिप है, दिल्ली पुलिस सर्विस मैनेजमेंट इज गुड एवरी टाइम। तो हमें कौन कौन से लेटर यूज करने हैं, डी, पी, एस, जी, ई। तो क्या है हमारी मेमोरी टिप, दिल्ली पुलिस सर्विस मैनेजमेंट इज गुड एवरी टाइम। मेमोरी टिप इज दिल्ली पुलिस सर्विस मैनेजमेंट इज गुड एवरी टाइम, जिसमें से हमने दिल्ली में से डी लिया, पुलिस में पी, सर्विस का एस, मैनेजमेंट और इसमें से कुछ नहीं लेना, गुड का जी, एवरी का आई, और टाइम में से कुछ नहीं लेना। अब देखते हैं वन बाय वन की कैसे हम इस मेमोरी टिप से इंपॉर्टेंस को इजिली लर्न कर सकते हैं। देखो फर्स्ट हमने लिया डी, डी से क्या है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पी, पी से है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट एस, एस से हमें याद रखना है सोसाइटी। उसके बाद जी, जी है हमारा ग्रुप गोल, एंड लास्ट इज ई, ई है हमारा एफिशिएंसी। तो इन 5 लेटर्स से हमें 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इजिली लर्न हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब कीप्स चेंजिंग, मतलब जो चेंज होता रहे उसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में। जैसे जो भी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सपोज एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडॉप्ट टू द चेंजेस। मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट की हेल्प से मैनेजमेंट लोगों की हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्प करता है, सो दैट एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं
तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस चेंजेस को अडेप्ट कर सके। तो मैनेजमेंट की हेल्प से ही जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं लोग उसको, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उसको इजीली अडेप्ट कर पाएंगे। तो क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडेप्ट टू द चेंजेस। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट लोगों को हेल्प करती है कि वो चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स रेगुलेशन को चेंज कर दें। और नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस किया था। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयज से रिलेटेड। तो देखो अभी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 2 एंड ग्रुप ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 4, इन दोनों को मैं थोड़ा रिलेट करके आपको समझाऊंगी। थर्ड पॉइंट इसके बाद हम समझेंगे, पहले पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 इज हेल्प अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल गोल एंड डेवलपमेंट एंड अर्निंग मोर। अब एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें काम करने वाले लोगों का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसमें काम करने वाले लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इंडिविजुअल गोल एंड डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना खुद का सेट गोल है कि भाई मेरी डेवलपमेंट हो, एंड अर्निंग मोर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं और मेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। एक इंडिविजुअल पर्सन सोच रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं ऑर्गेनाइजेशन में रहकर और मेरी पर्सनल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऑन द अदर हैंड हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। इंडिविजुअल का क्या था कि मेरे पर्सनल लेवल पे मैं ज़्यादा अर्न करूं और मेरी पर्सनल लेवल पर डेवलपमेंट हो। ऑर्गेनाइजेशन का गोल यानी ग्रुप गोल क्या था हमारा, ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि हमारा गोल अचीव हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा ग्रुप गोल यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल, ग्रुप गोल फुलफिल होने के साथ साथ इंडिविजुअल गोल भी फुलफिल हो जाए। ऐसा कब होगा, जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे। तो मैनेजमेंट से ग्रुप गोल तो अचीव होगा, उसके साथ साथ हमारा इंडिविजुअल यानी पर्सनल गोल भी अचीव हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अगर मतलब जितना भी प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन अर्न करेगी उस प्रॉफिट का एज अ कमीशन 2% किसके पास जाएगा, इंडिविजुअल्स के पास यानी एम्प्लॉयज के पास। अब उस 2% को अर्न करने के लिए यानी एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे, सो दैट उनको 2% कमीशन मिल जाए। अब उस 2% कमीशन जो मिल रही है वो क्यों मिल रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है तो पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल को भी प्रॉफिट हो रहा है। तो देखा आपने मैनेजमेंट से कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव दोनों फुलफिल हो गए। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट अर्न करना, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हो गया, और इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव था उनकी पर्सनल लेवल पे अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो उनको कमीशन मिलके पूरा हो गया। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के थ्रू दोनों ऑब्जेक्टिव ईजिली हमारे फुलफिल हो गए। थर्ड पॉइंट इज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट से सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होगी, हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था। तो सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे होगी, प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करने हैं। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अपनी सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के लोगों के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। तो प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल कॉस्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, कॉस्ट भी रीजनेबल होनी चाहिए, और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को फॉलो करके हम सोसाइटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इस तरीके से सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो गई। फोर्थ पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्ड सुन के ही फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक आपको याद आ गया होगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी वर्ड से क्या कहते थे, एफिशिएंसी मिनिमम कॉस्ट एंड नो वेस्टेज। तो एफिशिएंसी अपने आप ही हो जाएगी भाई, कोई चीज़ अगर मैनेज वे में चल रही है तो उस मैनेज वे में चलने से हमारी काम करने में कॉस्ट जो है वो मिनिमम आ रही है,
मिनिमम कॉस्ट और वेस्टेज भी कम से कम हो रही है। किसी काम को करने के लिए अगर हमने सेट रूल्स बना लिए, एक मैनेज वे में कर रहे हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, वेस्टेज भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 5 एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन A, B, C एंड D, A, B, C, D एंड E। तो अगर हमने मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो A, B, C, D, E सबको नहीं पता कि हमें क्या क्या काम करना है, तो हो सकता है कि वो सारे एक ही काम को करने लग जाएं और उससे ओवरलैपिंग ऑफ और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। लेट्स से कुछ भी वर्क परफॉर्म करना है, तो वो वर्क परफॉर्म मिस्टर ए भी कर रहा है और मिस्टर सी भी कर रहा है। मिस्टर ए को नहीं पता कि सी वो काम कर रहा है, सी को नहीं पता कि ए वो काम कर रहा है, जिससे क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से टाइम की वेस्टेज हुई और दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम मैनेजमेंट के थ्रू पांचों को A, B, C, D, E को अगर हम वर्क अलॉट कर दें कि आपको ये वर्क करना है, आपको ये और आपको ये, उससे क्या होगा, सबको पता होगा कि हमें क्या वर्क परफॉर्म करना है, जिससे कॉस्ट भी मिनिमम आएगी, वेस्टेज भी नहीं होगी और हमारा काम भी अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो ये थे हमारी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। मेमोरी टिप एक बार फिर से देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस सर्विस मैनेजमेंट इज गुड एवरी टाइम। दिल्ली पुलिस सर्विस मैनेजमेंट इज गुड एवरी टाइम। D for dynamic organization, P for personal objective, S for society, G for group goal and E for efficiency। तो ये थी हमारी मैनेजमेंट की 5 इंपॉर्टेंट जो हमने मेमोरी टिप से इजिली कवर कर ली, और आई होप आपको ये टॉपिक इजिली समझ में आया होगा और मेमोरी टिप के थ्रू आपको ये टॉपिक भी इजिली लर्न हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट मेमोरी टिप्स के साथ लेकर आऊँगी, जिससे एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट वो भी मेमोरी टिप्स का फ़ायदा उठाकर अपने कंसेप्ट को लर्न कर सकें। थैंक यू।